हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आगे हम लेक्चर नंबर 11 टॉपिक टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। इन व्यू ऑफ शॉर्ट कमिंग्स डिफेक्ट या फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल, तो क्या हुआ कि कई सारी अटेम्प्ट करी गई एक नए सुटेबल और जनरल मॉडल बनाने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई जिसमें बहुत अच्छा या फिर उससे भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया एक नए मॉडल को बनाने में। तो कौन कौन सी थी वो दो टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो पहली डेवलपमेंट क्या थी? तो फर्स्ट क्या है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब सेकंड क्या है? हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन 1924 डी ब्रॉगली फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक प्लान या एक सजेशन सामने रखा। किन्होंने? इन 1924 डी ब्रॉगली, ये कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सजेशन सामने रखा कि मैटर जैसे कि रेडिएशन डुअल बिहेवियर एग्जिबिट यानी दिखाता है, दैट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। जैसे कि रेडिएशन जो होता है वो डुअल बिहेवियर का होता है, यानी उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। जो फोटोन रहता है, फोटोन, उसके पास क्या रहता है? मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम और वेवलेंथ होना चाहिए। इस सिमिलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया। कैसा रिलेशन? कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई एम वी इज इक्वल टू एच बाई पी। ये है रिलेशन जिसमें ये जो लैम्डा है इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ। एम फॉर मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। V for velocity, P for momentum, और H जो है उसको हम बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। डी ब्रॉगली का ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड हो गया था। हालांकि ये बस एक प्रिडिक्शन ही था डी ब्रॉगली की तरफ से। तो जब इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्रैक्शन से होकर गुजरती है तो देखा गया ये फिनोमिना वेव के कैरेक्टर को शो करता है। जो डिफ्रैक्शन है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ये वेव लाइक प्रॉपर्टी को शो करता है। इस फैक्ट को यूज एज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बनाया गया, विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट का कैरेक्टर यूटिलाइज करके बनाया गया था। इट्स एन पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज 15 मिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन अचीव कर चुका था। इतना समझ में आया? जब जब जो n की वैल्यू रहेगी वो इन्फिनिटी टाइम्स रहेगी। क्या? इन्फिनिटी टाइम्स। मतलब इसको हम बोलेंगे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। और फिर इसकी एनर्जी हम क्या लेंगे? जब जो n की वैल्यू है इन्फिनिटी है तो एनर्जी उसके लिए क्या लगेगी? बहुत ही कम लगेगी, मतलब लगेगी ही नहीं। तो हम इसको एनर्जी इज इक्वल टू 0। बोहर थ्योरी, जो बोहर की थ्योरी थी, थ्योरी
ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स के आयंस के लिए थी, ओनली वन इलेक्ट्रॉन के आयंस के लिए थी, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। हालांकि ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देख चुका है, लेक्चर नंबर 10 में देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके देख के आइए, फिर लेक्चर नंबर 11 कंटिन्यू कीजिएगा, या फिर यूट्यूब में डालिएगा RRR फाउंडेशन या फिर @RRR फाउंडेशन लेक्चर नंबर 10, तो आपको मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये नोट करने वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा। ऑब्जेक्ट अगर किसमें है, मोशन में है, तो वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा, वेव कैरेक्टर। जिसके लार्ज मास तो जो वेवलेंथ उससे जुड़ी हुई है आर सो शॉर्ट, तो उसकी वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट हुई है और अदर सब एटॉमिक प्रॉपर्टी विथ वेरी स्मॉल मास, कहीं ना कहीं पता लगाया जो जा चुका है कि क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट है वो सक्सेसिवली प्रूव कर दिए गए हैं, या फिर क्वांटिटेटिवली पॉइंट जो डी ब्रॉगली ने हमको बताया वो बहुत ही अच्छा समझाया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको, तो फिर ये क्वांटिटेटिवली सक्सेसफुल माना गया था। तो डी ब्रॉगली के ये कहने का मतलब था जिसका मास ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मास लार्ज होगा, वो तो जो वेवलेंथ उससे जुड़ी हुई है तो वो क्या होगी, वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो फिर जो वेव प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी, वेव प्रॉपर्टी वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कांट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। लेकिन अगर मास कम हो और वेवलेंथ ज़्यादा हो तो वेव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पता लगाया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जिसका मास कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू दिस कम है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम ये वाला जो पॉइंट था वो फर्स्ट पॉइंट था, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या था, दो डेवलपमेंट थी। पहली डेवलपमेंट थी कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये डी ब्रॉगली ने बताई थी। और जो सेकंड थी वो हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी। क्या थी, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। In 1927 वर्नर हीजेनबर्ग, और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट नहीं, फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट। इन्होंने कहा कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और रेडिएशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही नतीजा है। It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum or velocity of an electron. So the path of electron in an atom is not clearly defined. अब इन्होंने क्या कहा, it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum, या फिर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, so that the path of electron in an atom is not clearly defined. ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो आगे हम देखते हैं, तो पूरा लेक्चर आपको देखना ही होगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स। पी फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं एच बाई 4 पाई। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई एम। ऐसे लिख सकते हैं तीनों तरीके से। तो देखते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या है। डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बता रहा है, और जो डेल्टा पी है या फिर डेल्टा वी एक्स है वो क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी ऑफ द पार्टिकल की अनसर्टेनिटी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो तो कैसे मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो कि वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, मतलब डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स इज स्मॉल तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विल बी अनसर्टेन, यानी कि डेल्टा वी एक्स जो होगा वो लार्ज होगा। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो, इलेक्ट्रॉन पोजीशन अगर हमको मालूम हो, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन रहेगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। और दूसरी तरफ क्या, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता हो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता हो, यानी कि जो y होगा डेल्टा x इज स्मॉल, अगर डेल्टा x y के प्रति स्मॉल होगा, मतलब वेलोसिटी के प्रति स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन विल बी अनसर्टेन, यानी कि जो y है डेल्टा x विल बी लार्ज, डेल्टा x जो होगा वो लार्ज होगा। ये डेल्टा वी एक्स है, डेल्टा नहीं वी एक्स है, डेल्टा यहाँ पर। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर वेलोसिटी पता करना हो तो, या फिर फिजिकली मेजर करेंगे, तो जो आउटकम आएंगी विल बी ऑलवेज डिपेक्टेड ब्लर और फजी पिक्चर। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर वेलोसिटी पता हो तो फिजिकली मेजर करेंगे, अगर हम फिजिकली मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को, तो फिर जो आउटकम आएगी वो ऑलवेज ब्लर पिक्चर में आएगी। इस प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, देखिएगा। सपोज करना कि तुमको कहा गया है कि तुम्हें शीट ऑफ अ पेपर की थिकनेस पता करना है। जैसे ये शीट है, इसकी थिकनेस पता करनी है कि ये कितनी मोटी शीट है, वो भी किससे, अनमार्क्ड मीटर स्टिक से पता करना है। मतलब जिसमें सेंटीमीटर ना हो, बस मिलीमीटर रीडिंग हो, मिलीमीटर स्केल हो, मिलीमीटर। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम क्या बोलते हैं इसको आसानी से मेजर कर लोगे? ऑब्वियसली जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट होगा। क्या होगा? इनएक्यूरेट, मतलब सही नहीं आएगा, आएगा लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेसी, अगर तुमको पेपर यानी किसी भी शीट की थिकनेस पता करना है तो तुम्हें उस शीट से भी कम या फिर उससे स्मॉलर वाला इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा। अगर तुमको क्या बोलते हैं किसी भी शीट या किसी भी इसकी मेजरमेंट करना हो तो तुमको इससे भी स्मॉलर, क्या, अगर तुम लो प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर तुमको एक्यूरेट रहना है तो तुमको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू बी एक्यूरेट, तो तुमको जो एक्यूरेट, तो तुमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना होगा, इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑब्जेक्ट से कम रीडिंग बताता हो, मतलब ऑब्जेक्ट से कम हो या फिर स्मॉल हो, तभी वो हमको बता पाएगा एग्जैक्ट रीडिंग। सिमिलरली टू दैट, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना हो तो हमें ऐसी मीटर स्टिक, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की
पोजीशन अगर हमें निकालना है तो सिमिलर टू दैट हमें ऐसी मीटर स्टिक या मीटर स्केल ऐसी लेनी होगी कि इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी कम हो, जो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी कम हो वैसी मीटर स्टिक लेनी होगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है। क्या? इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट चार्ज, ये कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड। इलेक्ट्रॉन इज द पॉइंट चार्ज, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो उसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन हम नहीं पता कर सकते, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्वांटिटी। देयरफॉर जो टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो उसको लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इल्यूमिनेट करना होगा। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रोशन या इल्यूमिनेट करना होता है, तभी हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। द लाइट यूज मस्ट हैव अ वेवलेंथ ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वेव डायमेंशन है, उस वेव लाइट की जो वेवलेंथ है उसका क्या बोलते हैं, स्मॉलर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट, लाइट मतलब P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिशन। क्या? एनर्जी चेंज हो जाती है कोलिशन की वजह से। नो डाउट अब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करने में सक्षम है, पर कोलिशन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में हमें अच्छे से नहीं मालूम है, तो वो हम हायर क्लासेस या आगे पढ़ सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो उसमें क्या इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ऑफ दो चीज़ का कर सकते हैं। पहला लाइट, दूसरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो लाइट की वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट should be smaller than the dimension of electron। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी बातें जो मैंने समझाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट माई चैनल @RRR Foundation। थैंक यू सो मच।